हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का एक शानदार चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक। सबसे पहले जो अपने को पढ़ना है वो है जे थॉमसन। लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था कि सर डाल्टन ने हमें बताया, डाल्टन सर ने क्या बताया कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, इसका और कोई सब पार्टिकल नहीं हो सकता या हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में सबसे पहले अपने पास जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है वो क्या है अपने पास, जे थॉमसन। और जे थॉमसन सर ने हमें बताया कि जो एटम है मान लीजिए एक किसकी तरह है, वाटरमेलन की तरह है, और ये जो रेड वाला पोर्शन होता है इसके अंदर ये सब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे आयंस है। ठीक है, और इसके अंदर ये लगाए हुए अपने पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इनसाइड अ वाटरमेलन। मतलब जैसे तरबूज के अंदर सीड्स होते हैं ना अपने पास, वो सीड्स क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, और ये जो रेड वाला पोर्शन है जिसे हम खाते हैं वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आयन है। तो सर ने अपने पास दो थ्योरी रखी। सबसे पहली बात क्या रखी, इन्होंने कहा कि जो हमारे पास एटम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। स्फीयर मतलब कौन सा आकार, गोला आकार। और इसके अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है ना, दे आर एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड यानी उसके अंदर लगाए हुए हैं। दूसरी बात सर ने रखी कि हमारे पास जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। मतलब एज अ होल जो ये एटम होने वाला है वो क्या होने वाला है, न्यूट्रल होने वाला है। ठीक है, सो वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो एज अ होल ये क्या है अपने पास, जो एटम है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, ये तो थ्योरी दी थी हमें जे थॉमसन सर ने, और इन्होंने डिस्कवरी की है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में नहीं दे रखा अपने सिलेबस में, हम उसको डिस्कस इसलिए बाद में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारे पास कौन आया, वी हैव सर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड सर को हम और किस नाम से जानते हैं, ही इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। और इन्होंने एक कमाल का डिस्कवरी किया था। ठीक है, किसका डिस्कवरी किया था इन्होंने, न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में बताया था, प्रोटॉन्स के बारे में बताया था। ठीक है, देखते हैं क्या बताया था एक्सपेरिमेंट में। ओके, सो वी हैव रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली बात, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चूज़ किया, इन्होंने लिया एक गोल्डन फॉइल पेपर ऐसा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या करवाया था, अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई थी। अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल अपने पास ट्वाइस ऑफ हीलियम पार्टिकल आप कह सकते हैं। ठीक है, हीलियम का जितना भी चार्ज होता है उसका डबल होता है, और जो इसका मास होता है वो कितना होता है, 4u होता है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये बहुत अच्छी अपने पास एनर्जी पोजेस करता है, इसका मास ये है, और ये अपने पास हीलियम पार्टिकल का जस्ट ट्वाइस चार्ज इसके अंदर कैरी होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि गोल्डन फॉइल को ही क्यों चूज़ किया, किसी और फॉइल को क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि हमारे पास मोस्ट मैलिएबल जो मेटल है उसका नाम क्या है, गोल्ड है। ठीक है, जो सबसे पतला जिसका शीट बन सकता था, पॉसिबल शीट, वो कौन था अपने पास, गोल्ड था। दैट्स वाई ही चूजेस गोल्ड फॉइल फॉर हिज, गोल्डन फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ये। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ से स्कैटर करवाया तो हमारे पास काफ़ी सारे जो रेज थे, एक मिनट, इस डिटेल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे जो रेज थे वो क्या हुआ, ऐसे अनडिफ्लेक्टेड चले गए। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन वो देख रहे थे, और क्या हुआ, कुछ रेज ऐसे स्मॉल एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट बैक होके चले गए। ठीक, इसके अलावा अपने पास जैसे अगर 1000 अपने पास रेज थे ना, तो उसमें से 1 रे ऐसा था जो डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था अपने ओरिजिनल पाथ पे एट 180 डिग्री। ठीक है,
जैसे ये यहाँ से गया, फिर इसने यहाँ से अपने पास जो भी पार्टिकल था यहाँ पे, और फिर ये टकरा के अपने ओरिजिनल पाथ पे ही रिट्रेस कर रहा था, मतलब डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था। तो यहाँ से उन्होंने 3 अपने पास कॉन्क्लूजन्स निकाले। सबसे पहली बात, जो रेज ऐसे अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे उसके लिए उन्होंने कहा कि जो एक एटम है उसके अंदर अपने पास क्या होता है, कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। हम यहाँ पे कॉन्क्लूजन्स एक बार नोट डाउन करते हैं, ठीक है। कॉन्क्लूजन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉन्क्लूजन क्या है कि जो एम्प्टी, ये जो रेज अनडिफ्लेक्टेड चले गए उसके लिए क्या कहा गया कि वहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं। देयर आर एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेस बिटवीन इन द एटम, इन एन एटम, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट बैक हुए हैं इसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे पक्की बात है, जैसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ चार्ज, हल्का चार्ज पार्टिकल होगा जो कि अपने पास क्या, अल्फा पार्टिकल से लेस, मतलब क्या होगा अपने पास यहाँ पे कंपैरेबल होगा इनका मास नियर अराउंड, इस वजह से ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट इज जहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा ये थ्योरी लेकर के चल रहे थे, ठीक है। और तीसरी बात, जो ये अपने पास डिफ्लेक्ट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन आया, उसकी वजह से उन्होंने क्या थ्योरी दिया कि एटम के अंदर में सेंटर पे हमारे पास क्या होता है, एक हैवीली चार्ज पॉजिटिव आयन है, ठीक है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मतलब आयन है, जिसकी वजह से अपने पास क्या हुआ, लेटर ऑन ही नेम्ड दिस पॉजिटिवली चार्ज एटम एज न्यूक्लियस, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज सा जो है अपने पास एक एटम के सेंटर में, उसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। और लेटर ऑन जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन था इसको कहा गया अपने पास प्रोटॉन। सो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जो जाता है वो जाता है सर रदरफोर्ड को। न्यूक्लियस के बारे में जिन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया एटम के न्यूक्लियस के बारे में, वो भी किसको क्रेडिट जाता है अपने पास, सर रदरफोर्ड को, ठीक है। अभी आपको ये याद रहेगा, पहला कंक्लूजन क्या आया कि ये जो अनडिफ्लेक्टेड रेज है वहाँ पे क्या है, एटम्स के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं, ठीक है। दूसरा, जो ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है उसके लिए क्या आया कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, मे बी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देयर आफ्टर जो अपने पास ओरिजिनल पाथ से जो रिट्रेस हो रहा है, लाइक डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है बाय मेकिंग एन एंगल 180 डिग्री, इसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई हेवीली चार्ज आयन है नेम्ड एज योर न्यूक्लियस। एंड फर्दर हमें जब डिस्कवरी किया तो हमने देखा कि उस चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है, प्रोटॉन्स है, ठीक है। ये सारी थ्योरी किसकी दी हुई है, सर रदरफोर्ड की। ये जो अपने पास न्यूक्लियस है, मतलब ये जो प्रोटॉन है, इसका मास जो है अपने पास कंपैरेबल, बेसिकली अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, दैट्स वाई वो अपने ओरिजिनल पाथ पे रिट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो इनका एक ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉबैक आया ये, इन्होंने ही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस। फिर क्या हुआ, हर टाइम पे जब भी ये मूव करेगा तो ये कुछ रेडिएशंस यहाँ से एमिट करेगा, और एमिट करने की वजह से क्या होगा, ये लोअर शेल पे से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर अगेन यही प्रोसेस अगर बार बार रिपीट होता है तो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन हिट कर जाएगा किसको, न्यूक्लियस को, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हमने एक स्टेबिलिटी का हमें पता है कि भाई जो एटम है दुनिया भर के वो क्या है, स्टेबल है, और ये जो थ्योरी थी दिस इज़ हाईली अनस्टेबल थ्योरी। क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और ईच टाइम ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी यहाँ पे रेडिएट करेगा और फिर क्या होगा, लोअर शेल पे जंप करेगा, ठीक है। इस तरीके से एक टाइम आएगा व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल हिट इनसाइड द न्यूक्लियस और हिट द न्यूक्लियस वी कैन से। सो दिस इज हाईली अनस्टेबल एटम का एक पिक्चर इन्होंने दिया, और जो हम एक पिक्चर जानते हैं एटम का वो क्या है, स्टेबिलिटी का पिक्चर है, कि मतलब ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। ये क्या है, बड़ा सारा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, जिसको दूर किया किसने,
बोहर मॉडल लें, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना जो सिलेबस में है वो क्या है, वी हैव बोहर मॉडल। लेट अस सी बोहर मॉडल में क्या क्या आया था। सीक्वेंस में आप सब पढ़ेंगे, आपको सब इजी लगेगा, ठीक है। बोहर मॉडल में क्या आया, उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से सेंटर पे है और इसके सराउंडिंग में इस तरीके से अपने पास मल्टीपल शेल है, ठीक है। लेट अस सी और क्या क्या कहा था। शेल के बारे में इन्होंने कहा कि हम नाम देते हैं, शेल का नाम है KLM, आगे और भी शेल है N, ठीक है। जो एनर्जीज है इन शेल्स की, जैसे अपने पास, हाँ एक पहला पॉइंट तो यही है कि ये अपने पास ये जो पूरा पिक्चर है कि मतलब सेंटर में अपने पास क्या है, वी हैव न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा अपने पास, वी हैव न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और बाहर ये जो शेल है इस पे कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ऑर्बिट जिस पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इस शेल्स को हमने क्या नाम दिया, एनर्जी शेल्स, ठीक है, एनर्जी शेल्स। और इसका फर्दर हमने नाम रख दिया KLMN शेल मान लेते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या इन्होंने कहा, इन दिस थ्योरी ही एक्सप्लेन कि ये जो पहला वाला शेल है इसकी जो एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी अपने पास, ये दे रखा था अपने पास एक जनरल फॉर्मूला था, वी हैव 2n², कि मतलब अगर पहला वाला जो शेल है इसके अंदर एटमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आ सकते हैं 2, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, सो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स एटमोस्ट कैन एक्वायर इन द फर्स्ट शेल। मतलब फर्स्ट शेल के अंदर अपने पास एटमोस्ट सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। देयर आफ्टर वी हैव एल शेल, एल शेल क्या है, सेकेंड शेल है, तो सेकेंड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरीके से ये 8 आ गया। तो अपने पास जो एल शेल है इसके अंदर कितने एटम हो सकते हैं, 8। देयर आफ्टर वी हैव एम शेल, इसमें कितना आ गया 18, है ना। इस तरीके से अपने पास एक कंसेप्ट डेवलप किया इन्होंने कि अपने पास क्या है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है और इसके सराउंडिंग में अपने पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये कोई एनर्जी लूज नहीं करता है, ठीक है। इसका एंगुलर मोमेंटम जो है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम तो पता ही नहीं अभी कंसेप्ट है ना, ठीक है। सो दिस इज योर बोहर्स मॉडल। यहाँ पे ये जो अपने पास ये जो एनर्जी शेल का जो कंसेप्ट आया है कि मैक्सिमम कितना एक शेल एक्वायर कर सकता है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास पूरा एक कंसेप्ट है वैलेंसी का, उसको देखते हैं, ठीक है। वैलेंसी से पहले ना मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ जिसका नाम है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये छोटे छोटे से 2-4 टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हम कैसे देखते हैं, एटॉमिक नंबर इसको हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं Z से। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे हम देखेंगे, डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर में कितने प्रोटॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या बताते हैं, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बताते हैं। जैसे अपने पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही है ना। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2 क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से अपने पास सारा टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मास नंबर। मास नंबर क्या है, हमने मॉडल देखा, मॉडल क्या देखा था कि इस तरीके से अपने पास ये शेल्स हैं और सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, है ना। तो इन दोनों का बेसिकली जो सम होता है वो आपको क्या बताता है, मास नंबर बताता है, और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से, ठीक है। सो व्हाट इज मास नंबर, इट इज द सम टोटल ऑफ किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर कितना प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, दोनों का जो सम करके आएगा वहाँ से क्या पता चलता है आपको, उसका मास नंबर पता चलता है। किसी भी एलिमेंट का जो डिनोशन करता है, हम जैसे डिनोट करते हैं, सपोज एक्स क्या है, कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखते हैं, इसका मास नंबर, नीचे क्या लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अभी हम आगे देख लेते हैं। मैं आपको वैलेंसी बताना चाहती थी, है ना, वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी से अपने पास डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा आपको, ठीक है। सीक्वेंस में सब है, सीक्वेंस में आपको भी वैसे ही याद करना है। वैलेंसी क्या होता है, एक, हाँ, 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स के नाम आप सीक्वेंस में याद कर लें। जैसे आपको पूछा जाए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, अगर आपको याद है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, ऐसे वाला पूरा चार्ट याद है, तो आपको पता होगा कि जो सोडियम है इसका सिंबल Na होता है और एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, ठीक है। हम यही एलिमेंट कंसिडर करते हैं, सपोज वी हैव सोडियम, और बोहर मॉडल के हिसाब से अपने पास शेल थे, K शेल, L शेल, M शेल एंड सो ऑन, ठीक है। अपने पास क्या है, ये एटॉमिक नंबर इज 11। आपको याद रखना है K शेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो होगी 2, L शेल के अंदर 8, M शेल के अंदर अगैन 8, और इधर अपने पास 18 है। ये फॉर्मेशन चलता है, ठीक है। अभी अगर किसी भी एटम का शेल कंप्लीट है, मतलब वो स्टेबल है, ठीक है, फिर वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी का शेल कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन, है ना, लूज करके या गेन करके वो अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर कर सकता है, तो वो ऐसा करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या सोडियम है, तो पहले वाले शेल के अंदर आ गया 2, फिर आ गया 8, ये कितना हो गया, 10 हो गया, पीछे कितना रह गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे M शेल के अंदर। सो बेसिकली अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये जो शेल रह गया, इसके अकॉर्डिंगली ये शेल क्या है, कंप्लीट है ना। और किसी का अगर कंप्लीट है शेल, तो वो आदमी बहुत स्टेबल है, ये एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो वैलेंसी का कंसेप्ट यही कहता है, ये क्या होता है, टेंडेंसी होती है, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम क्या करने की, टू एक्वायर और लूज क्या, एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना, एक्वायर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल, इन ऑर्डर टू बी स्टेबल, या फिर आप कह सकते हैं शेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है बात। अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर अपने पास लूज करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे यहाँ पे इन दिस केस ऑफ सोडियम, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है ना, तो यानी सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, +1। जो लूज करता है उसके लिए हम प्लस लगाते हैं और जो गेन करता है उसके लिए माइनस लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज वी हैव क्लोरीन, ठीक है, अभी इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो याद हो गया ना हमको, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अपना क्या है, क्लोरीन हम मान लेते हैं। मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। आप ज़रूर याद कर लें सभी का एटॉमिक नंबर, स्पेशली 1 to 20 याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को ना उधर 10th में भी बहुत हेल्प आएगा, आगे भी, ठीक। सपोज वी हैव क्लोरीन, पहले वाले शेल में 2, फिर 8, कितना हो गया, 10 हो गया, रिमेनिंग कितना रह गया, 7 रह गया, ठीक है। अभी M शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो बहुत मुश्किल काम है, कौन लेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यहाँ से बाहर से किसी से ले लेंगे उधार में। तो अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, क्या करने के लिए, अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। सो क्लोरीन का जो अपने पास वैलेंसी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अभी अगर आपको इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो डॉट स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है, ये बन गया एटम, ठीक है। अभी फर्स्ट शेल के अंदर था अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा।
नेक्स्ट क्या है, एल शेल के अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर क्या है अपने पास, एम शेल के अंदर है, क्लोरीन का बना रहे हैं ना, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको इस तरीके का डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए बहुत अच्छे से। अभी अपना बस लास्ट टॉपिक 2 रह गया, एक है आइसोटोप और एक है आइसोबार, उसको भी देख लेते हैं। आइसोटोप और एक है आइसोबार, ठीक है। आइसोटोप हम किसको कहते हैं, आइसोटोप हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर अपने पास क्या है, मास नंबर अलग है। हमने देखा था मास नंबर क्या होता है, सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। सो बेसिकली ये जो न्यूट्रॉन है इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, इस वजह से अपने पास मास भी वेरी करता है। तो हमारे पास डेफिनेशन पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स हैविंग क्या, सेम एटॉमिक नंबर, same atomic number but different mass number is called as your isotope, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या है, हीलियम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन इसका मास जो है वेरी करता है, कभी 1 होता है अपने पास, फिर इसका 2 भी एग्जिस्ट करता है और इस तरीके से 3 भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए कहते हैं प्रोटेनियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटेनियम, ठीक है। इस तरीके से अपने पास ये 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं अपने पास जिसके इस तरीके से आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, वो आप देखेंगे बुक में भी काफ़ी अच्छा दे रखा हुआ है। एक बार ज़रूर किताब खोल के प्रॉपरली लाइन टू लाइन इसको स्टडी करें। चैप्टर इजी है अगर आप टॉपिक वाइज सब फिनिश करते हैं प्रॉपरली तब, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आइसोबार। आइसोबार किसके लिए होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका अभी, जैसे हमने लास्ट वाले डेफिनेशन में क्या देखा कि एटॉमिक नंबर तो सेम था पर अपने पास मास नंबर अलग था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग सेम क्या चीज़, मास नंबर बट different atomic number is called as isobar. So this is our chapter structure of atom. आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you for watching me. Do like, share and subscribe if you learned something.